गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले क्लास में हमने वैद्युत द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में जाना था और अब हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, ये पढ़ेंगे। तो निरक्षीय स्थिति किस स्थिति को कहते हैं? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत स्थित होता है तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष क्या है, निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा देखिए, निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव के लंब अर्धक स्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो इसका चित्र देखते हैं। क्या है? मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलके बना है। इसके बीच की दूरी 2L है ना। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे क्या है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अक्षीय स्थिति में क्या होता था? अक्षीय स्थिति में ये बिंदु P है वो इस अक्ष के बढ़ाए गए दूरी पर R दूरी पर क्या है, स्थित रहता था। चूंकि यह निरक्षीय स्थिति है इसलिए यह क्या है, इस अक्ष के लंबवर्धक पर स्थित है ना। लंबवर्धक रेखा मतलब इसको आधे भाग में बांटने वाली मध्य की रेखा है ना। तो ये क्या है, इसका चित्र हो गया जिसका वर्णन हम लोग यहाँ पे लिखा गया है। क्या है? मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है जिनकी बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। हम लोग इसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। कुछ नहीं करना है, ये अक्षीय स्थिति के जैसे ही है। तो हमारा क्या होता था? अब लिखेंगे A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। तो ये क्या होगा? ये कूलॉम्स नियम के हमें पता है क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान क्या है, A से लेके P के बीच की दूरी है ना, उसका वर्ग। तो AP का वर्ग। ठीक है। देखो चित्र में AP का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसका क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कक्षा 10वीं में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, AP है। AP का वर्ग बराबर लंब क्या है यहाँ पे, PI का वर्ग प्लस आधार क्या है, OA का वर्ग। तो यहाँ पे PO रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए PO क्या है हमारा, R है और OA क्या है हमारा, L है, स्मॉल l। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AP का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। AP = हो जाएगा क्या, R का स्क्वायर प्लस ये वर्ग है वो क्या हो जाएगा, वर्ग है वो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है।
मैं इसको रफ कर लेता हूं। तो ए पी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी के जगह हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, ये हो जाएगा एपी के जगह में, एपी के जगह में चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये इसको हम लोग एपी का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एपी का वैल्यू। अब ये तो हो गया हमारा बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें इसी प्रकार बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या है, फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मान लो E1 हो गया, तो इसकी दिशा कौन सी होगी, इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा होगी एपी की ओर, क्योंकि ये प्लस आवेश है। तो ये क्या होगा, इसकी दिशा इस प्रकार होगी, ये हो जाएगा E1 है ना, E1 की दिशा इस पर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E1 और इसकी दिशा कौन सी होगी, एपी, एपी दिशा। ठीक है, एपी दिशा में। अब इसी प्रकार क्या है, बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण क्या है, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं E2। E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, यहां से यहां की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, BP का होल स्क्वायर। दिशा कौन सी होगी, चूंकि ये माइनस क्यू आवेश है तो E1 की दिशा होगी वो इस प्रकार होगी, PB की ओर होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं PB दिशा में। ठीक है, PB दिशा में ये वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम लोग BP का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसमें भी वही होगा, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो बीपी का जो वैल्यू हो जाएगा ये आ जाएगा सेम, ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो वैल्यू तो सेम आ जाएगा ना। तो बीपी का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा एज स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा E2 का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार हमारा E2 निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो है पीवी दिशा में, है ना, पीवी दिशा में। तो देखिए यहाँ पे E2 और E1 का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो PB, यहाँ पे चित्र में देखिए PB और AP क्या है, दोनों का वैल्यू जो है समान है। तो क्या है AP, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं AP इज इक्वल टू BP, दोनों क्या है, बराबर है। तो हमारा क्या है, E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू परिमाण में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, चूंकि AP बराबर है BP के, अतः E1 व E2 भी आपस में क्या होगा, E1 और E2 भी बराबर होंगे।
और जब E1 और E2 आपस में बराबर होंगे तो हम लोग को आगे बढ़ेंगे, है ना। पर जब जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है तो उसका परिणामी क्या होता है, परिणामी होता है E इज इक्वल टू होता है 2E1 cos 2 थीटा बाई 2। ये आप प्रकाश के पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पुराने वाले बुक में ये अध्यारोपण के सिद्धांत में पहले से बता दिया गया है, लेकिन नए बुक में ये क्या है पीछे दे दिया गया है। तो इसको हम लोग आगे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से आया है। ये परिणामी आयाम निकालने का, परिणामी आयाम निकालते हैं वहां से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ये E का वैल्यू हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू हो जाएगा 2E1। यहाँ पे E1 या E2 कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू देखिए सेम आया है ना। ये हो जाएगा cos थीटा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos थीटा का, और जो परिणामी तीव्रता है वो देखिए, परिणामी तीव्रता जो आएगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा इस प्रकार होगी। ये क्या है, E हो जाएगा जो E1 के साथ भी थीटा कोण और E2 के साथ भी क्या है, थीटा कोण बनाता है, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आता है, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है आप लोग को पता होगा। sin थीटा का क्या होता है, आधार, sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। cos थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और tan थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। तो आधार कौन सा है, यहाँ पे चित्र में देखिए आधार क्या है हमारा, L है, और कर्ण क्या है हमारा, निकाले थे पाइथागोरस प्रमेय से, ये क्या हो गया हमारा, कर्ण हो गया। तो ये कर्ण का वर्ग है, तो हमारे यहाँ पे है कर्ण का वैल्यू, तो ये हो जाएगा √r² प्लस L²। ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया cos थीटा का वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या है, वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं। तो देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा 2E1 का वैल्यू कितना है, याद करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस L² है ना। और cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया है हमारे पास, वो आ गया है L/√r² प्लस L², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, है ना। दोनों का घात क्या है, आपस में समान, आधार समान है, आधार समान होते हैं तो क्या है, घात आपस में क्या होता है, आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये 2 है उसको हम लोग 2a लिख सकते हैं, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, और ये दोनों का घात क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा r² प्लस L², और ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये 1 है, 1 और ये 1/2 है, तो ये जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक सदिश राशि होता है जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, Q × 2L। इसका उपयोग हम लोग अक्षीय स्थिति में भी किए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q × 2L है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, ठीक है, P लिख सकते हैं। इसको रफ कर देते हैं, हम लोग P लिखते हैं, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा P/r² प्लस L² पूरे का पावर 3/2। यही निरक्षीय स्थिति में
किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। अब हम देखते हैं यदि हमारा द्विध्रुव क्या है, छोटा हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, L का जो मान होता है वो बहुत कम होता है, किसके मुकाबले, R के मुकाबले। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यदि द्विध्रुव छोटा है तो क्या हो जाएगा, यदि द्विध्रुव छोटा है तो क्या हो जाएगा, जो L का जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है, किसके मुकाबले, R के मुकाबले। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, L को क्या है, नगण्य मान लेते हैं, L को नगण्य मानते लेने पर ये हमारा आ गया इक्वेशन 3 है ना। तो इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल का जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल के जगह में नगण्य मान लेते हैं, मतलब उसको टर्मिनेट कर देते हैं, उसके जगह हम लोग लिख देते हैं 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आगे हमारा P अपॉन R स्क्वायर प्लस 0 पूरे का पावर P/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो पहला इक्वेशन कौन सा था, पहला इक्वेशन था E1 का वैल्यू निकाले। E1 क्या है, E1 है A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा इक्वेशन हमारा था E2 जो है B पर उपस्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा इक्वेशन था। फिर दोनों का वैल्यू, हम दोनों को क्या है, हम लोग परिणामी तीव्रता निकाली है, तो वो आ गया हमारा इक्वेशन 3। अब एक को हम लोग टर्मिनेट किए हैं इक्वेशन 3 में, मतलब एक की जगह में हम लोग 0 माने हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा P अपॉन ये R का स्क्वायर और पूरे मल्टीप्लाई 3/2, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, R का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो यही छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण क्या है, बिंदु P पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। हमने पढ़ा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है। अब उन दोनों की क्या है, हम लोग यहाँ पे तुलना करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तुलना, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हम लोग इसको तुलना करेंगे तो लिखते हैं, हम मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाइए। हम जानते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसको लेते हैं हम लोग E1, ये कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P2P अपान क्या होता है R का क्यूब। ये क्या है हमारी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित हो तो क्या है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? r दूरी पर क्या है? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, कितना आया था? इसको हम लोग मान लेते हैं E2, तो ये हमारा आ जाता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R का क्यूब। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, चूंकि हम लोग इसमें तुलना कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देने पर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देने पर ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? आ जाएगा हमारा E1 अपान ये E2 अपान E2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, वैल्यू पुट आउट कर देते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R का क्यूब, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R का क्यूब। तो देखिए, जो कटेगा ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काट लेते हैं तथा जो बचेगा उसे हम लोग क्या है, बचा लेंगे। तो ये क्या आएगा हमारा? ये आ जाएगा E1 अपान E2 का वैल्यू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये दोनों आपस में क्या है, कट जाएगा। ये P से P कट गया, R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? केवल 2 ही बचेगा। तो ये 2 हमारा आ गया। तो इस प्रकार से E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2E2। E1 क्या है? E1 अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और E2 क्या है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जस्ट दुगनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देना तो यहाँ पे आप लोग लिख देना तो यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, निष्कर्ष डाल देना, निष्कर्ष रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दुगनी होती है। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको? धन्यवाद।